सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार। भाई ये जो मुस्कुरा रही हो ना मंजू, तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब लोग कैसे सीख जाए ये कला जो है ना, खास तौर से कि हम मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बहुत बड़ी बात नहीं है रेणु नहीं जी। है तो ठीक है, आज कार्यक्रम में बता देना भाई, ये राज खोल देना, ठीक है ना? बिल्कुल खोलेंगे। और क्या क्या हम बताएंगे आज? और इसके अलावा हम साहित्यकार चित्रा मुदगल जी की बात करेंगे और भारतीय कला सांझी की भी हम बात करेंगे और आज जो दिन विशेष है उसकी भी बात करेंगे। दिन विशेष तो है, बड़ा खास है और बड़े प्यारे प्यारे गीत भी हम तो सुन ही लेंगे इसी बहाने, क्योंकि जब जैसे ही मौका मिलेगा ये मंजू जी फटाक से गाना सुना देंगी तो भाई उसके लिए भी तैयार रहेंगी हमारी सखियां। हमारे सभी दोस्तों को एक बार फिर से हम सखी सहेली कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम मतलब कुछ रंग ऐसे होते हैं ना, जैसे कि आप कपड़ा खरीद के लाओ, खास तौर से गुलाबी रंग है, फिरोजी रंग है, मतलब दुकानदार भी कहता है इसकी तो कोई गारंटी नहीं है बहन जी। हाँ है? बिल्कुल, लेकिन फिर भी खरीदना तो पड़ता है। हाँ, इसी तरह से कपड़ा ही क्यों हम हर चीज खरीदते हैं और सोचते हैं कि इसकी थोड़ी गारंटी मिल जाए तो ठीक है, कि कम से कम आश्वस्त हो जाए कि हाँ ये 1 बरस 2 बरस तो चलेगी ही। और ऐसी गारंटी वो लोग कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिस पर देते भी है, लिखा होता है कि भाई 1 ईयर वारंटी या 2 इयर्स वारंटी। एक मिनट अभी देखो जरा सा, ये क्या मतलब है? अभी गारंटी कह रही थी मंजू और इन्होंने बीच में वारंटी कैसे जोड़ दिया? तो गारंटी और वारंटी में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। कि गारंटी का मतलब ये होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट खराब निकला तो पूरा का पूरा बदल कर दिया जाएगा, और वारंटी का मतलब ये होता है कि उस प्रोडक्ट में जो भी खामी है उसको रिपेयर करके फिर आपको दे दिया जाएगा। तो ये उसके अंदर अंतर होता है। लेकिन हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये पूरी तरह से ठीक कर देंगे, और उसमें खासतौर से एक और बड़ी छोटी सी छिपी हुई बात जो है, जिससे हम अक्सर लड़ाई कर लेते हैं या यूं कहें कि अपने मन को बहुत तनाव दे देते हैं, मस्तिष्क पर बहुत जोर देते हैं, गुस्सा बहुत आता है कि ये जब ये बदलने और ठीक करने वाली बात जो है ना, उसमें भी वो सिर्फ जो सर्विसिंग करते हैं, यानी जो ठीक करते हैं, बस वही वो ठीक करते हैं। बाकी अगर कोई उसमें कोई भी कल पुर्जा या कोई भी चीज, उसका जैसे मिक्सी का जार है उसमें कोई मोटर जल गई है, अगर उसको बदलते हैं तो उसका भी पैसा वो आपसे लेते हैं। तो इसमें वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम ठगे से गए। हाँ बिल्कुल। और कई बार ठगा हुआ महसूस इसलिए भी करते हैं कि जैसे कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई बातें लिखी होती है कि इससे ये फर्क पड़ता है, इससे ये फायदा होता है, ये इसलिए उपयोगी है, लेकिन जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये लगता है कि भाई ये जो लिखा हुआ है इसमें ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तब भी ग्राहक अपने आप को बहुत ठगा सा महसूस करता है और सोचता है कि भाई ये इस पे जो लिखा हुआ है ऐसा नहीं है, हमको तो बेवकूफ बनाया गया है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि हर वक्त दुकानदार सही होता है या दुकानदार गलत होता है। अक्सर ऐसा भी होता है, जैसे कोई पर्स खरीदा हमने या कोई अटैची खरीदी, तो उसकी जो माप लिखी होती है वो भी कभी कम ज्यादा भी होती है। तो ये भी चीजें हैं, इनके लिए हमें चौकन्ना रहना चाहिए। या कोई तौल होती है, कोई चीज हमने खरीदी, कोई पैकेट खरीदा हल्दी का, किसी भी चीज का, मसाले का, वो भी कम ज्यादा होता है। तो ये सब चीज में भी बड़ी बुरी तरह हम ठगे जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम ये इतनी बातें आज क्यों कर रहे हैं ये भी अभी श्रोताओं को पहले बता देना जरूरी है। तो सबसे पहले शुभकामना दे देते हैं अपने श्रोताओं को, ढेर सारी बधाई, क्योंकि आज विश्व उपभोक्ता दिवस है और हम सब उपभोक्ता हैं। हाँ, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है आज, कि वो अपने अधिकारों का उपयोग जरूर करें। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ ठगी हुई है या फिर प्रोडक्ट जैसा बताया गया है वैसा नहीं है, तो वो अपने अधिकारों का उपयोग करे, इसकी शिकायत करे और कंपनी को कहे कि ये चीज खराब निकली है, इसलिए आप या तो हमें नई चीज दीजिए या फिर हमें पैसा वापस दीजिए। तो इस तरह से हर उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए और समय पड़ने पर उन अधिकारों का उपयोग भी करना चाहिए। इसीलिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च यानी आज के दिन मनाया जाता है। जी हाँ, और केवल आप उसका इस्तेमाल इसलिए भी करें, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अपनी बचत के लिए या जो आपने पैसे दिए हैं वो पूरे पैसे वसूल हों, बल्कि इसलिए भी कि जो भी दुकानदार है वो अपनी मनमानी ना कर सके, क्योंकि अगर आप करेंगे तो बाकी आगे के लिए उसको सबक मिलेगा और बाकी दुकानदारों को भी मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सजग रहें, बाकी लोगों की भी मदद आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ चीजें बड़ी जरूरी है ना मंजू? हाँ बताइए क्या? नहीं ये तो तुम बताओ। जी, जब हम अधिकारों की बात करते हैं ना रेणु जी, तो केवल प्रोडक्ट के खराब या अच्छा होने की ही बात नहीं। कई बार हम देखते हैं कि खाने पीने की जो वस्तुएं होती है उसमें बहुत सारी मिलावट होती है, तो उस बात के प्रति भी सजग
सजग रहना आवश्यक है। या इसकी भी शिकायत कर सकते हैं। इसकी भी हम शिकायत कर सकते हैं। या जैसे कि कहीं आप होटल में खाना खाने के लिए गए हैं, लेकिन खाना खाने के बाद में आपको लगता है कि आपकी तबीयत खराब हो गई, यानी कि खाना ठीक नहीं था, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी, तो इसके लिए भी आप शिकायत कर सकते हैं। तो ऐसी इन छोटी-छोटी तमाम बातों के लिए आपको सजग रहना आवश्यक है और आपके अधिकारों का उपयोग करना भी आवश्यक है। तभी इन बातों में सुधार आ सकेगा। तो इस बात के प्रति सजग रहें। जी हाँ, और इसके लिए कुछ जो वस्तु हम खरीद कर लाते हैं उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप रसीद लें और रसीद को संभाल कर रखें तब तक जब तक कि आपको नहीं लगता कि इसकी गारंटी पीरियड या वारंटी पीरियड है, चल रहा है जब तक। अक्सर होता है कि हम पंखे आदि कोई बड़ा अगर उपकरण भी खरीदते हैं तो हम ना दुकानदार से हस्ताक्षर करवाते हैं, ना उस पर तिथि डलवाते हैं। तो कृपा करके उसके संग गारंटी कार्ड तो देख लिया, अच्छा हाँ है बस। अब वो अगर आप जाएंगे तो आपके पास न रसीद होगी, न तो वो कह देगा हमारे यहाँ से आपने खरीदा ही नहीं है। तो कृपया इसलिए सजग रहें, आप रसीद लें और देख लें पक्की हो रसीद, उसमें दुकान का रजिस्ट्रेशन नंबर आदि सब दर्ज हो उस रसीद पर। उसके साथ साथ जो गारंटी कार्ड कंपनी की तरफ से आता है, जैसे जिस कंपनी का हमने सामान खरीदा वो दुकान का नहीं है, पहले तो ये स्पष्ट हो जाइए किस कंपनी का है। वहां से जो गारंटी कार्ड है उस पे दुकानदार के दस्तखत तारीख सहित जरूर करवा लें। है ना? और उसे संभाल कर रखें और जब आपको लगे कि हमें कुछ बदलवाने की जरूरत है तो उसे साथ ले जाएं, अन्यथा आप गलती में रहेंगे। आप ये मतलब दावा नहीं कर सकते कि ये चीज हमने खरीदी थी इसलिए खराब हो गई है तो नहीं मिलनी ही चाहिए, है ना? इसके साथ साथ एक बात और है कि आपने रसीद तो रखी, उसके साथ उसको पढ़ भी लें कि किन किन चीजों की बदली करने की उसमें शर्तें हैं, क्या क्या और शर्तें हैं, इन सारी चीजों का ख्याल रखें। और अगर आपने वहां से लिया है तो वहीं पर जाएं बदलने और उस सर्विस सेंटर पर जाएं। ऐसा ना हो कि इस बीच में कोई छोटी मोटी कोई गड़बड़ हुई तो आपने किसी भी अपने स्थानीय दुकानदार से या कहीं और किसी से आपने उसको ठीक करवा लिया, ऐसा ना करें। फिर वो हाथ खड़ा कर देंगे, वो कहेंगे नहीं अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपने जो ठीक करवाया है उसने बिगाड़ा है। बिल्कुल। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो हम भी अब ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते कि श्रोता ये कहे कि भाई आप बोलते ही रहते हो, संगीत की बात तो करते ही नहीं हो। तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। मालिक दिल मालिक, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन 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 अरे बाबू सुन, इस चंपी में
बड़े बड़े गुण, सुन 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 अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, काहे घबराए, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं, क्या राजा क्या सैनिक। नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं, क्या राजा क्या सैनिक। सुन 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 अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, सुन 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 अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, काहे घबराए, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। तो रेणु जी पूरी कोशिश रहती है कि कोई घबराए नहीं, किसी का सिर न चकराए। हाँ, और अगर मालिश आपने चंपी मालिश करवाई है तो देखिए कि ठीक तरह से हुई है कि नहीं हुई है। और क्या उसमें भी गारंटी वारंटी मिलने वाली है कि नहीं, पहले ये बता दो। लेकिन कहा तो जा सकता है ना उनको, भाई आपने ठीक तरह से नहीं की, अच्छी जरा ठीक तरह से तो वो कहेंगे कि हो सकता है कि आपका सिर टेढ़ा हो, ऐसा भी तो कह सकते हैं कि आपका सिर जो है ना वो ठीक से गोल नहीं है, इसलिए आपको तकलीफ हो गई। हाँ, तो ये भी हो सकता है। तो क्या मतलब पहले सिर गोल करवाए? भाई ऐसा है कि व्यवस्थाएं बहुत सारी हैं, ये सिर्फ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस नहीं मनाया जाता, ये तो मनाया ही जाता है 15 मार्च को यानी आज के दिन। वहीं हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है, ताकि हम अपने इन अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। तो भाई आप सजग रहिए। बिल्कुल, यानी कि प्रतिवर्ष साल में 2 बार ये चीज बताई जाती है, हमें चेतावनी दी जाती है। हाँ बिल्कुल, और ये बताया जाता है कि हमें कैसे रहना है, किन किन चीजों का ख्याल रखना है, ताकि आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं, जो सेवा आपको चाहिए या जो वस्तु आप ले रहे हैं, उसका पूरा उपयोग सदुपयोग कर सकें। बिल्कुल। और जब सदुपयोग की बात आती है तो हमारे देश की जो कलाएं हैं, है ना, तो उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारी होती है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और कब शुरू हुई है, कहाँ से शुरू हुई है, ये भी हमें पता नहीं होता। पता नहीं कितनी पीढ़ियों पहले से वो परंपराएं चली आती हैं, और धीरे 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 समय के साथ उनमें थोड़ा बदलाव जरूर होता है, लेकिन हम उन्हें अपनाते चले जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन संरक्षण तो तब करेंगे ना जब हमें जानकारी होगी। बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं, सच बात है, हमारा देश इतना समृद्ध है इस मामले में, हम इतने भाग्यवान हैं, भाग्यशाली हैं कि इतनी ज्यादा कलाएं हैं कि सब कलाएं सबको पता भी नहीं है। हाँ, इसीलिए तो हम बताते हैं। प्रत्येक सोमवार को हम किसी न किसी एक कला के बारे में जरूर अपने श्रोताओं को जानकारी देते हैं। तो आज हम बात करेंगे सांझी कला की। सांझी कला ब्रज की प्रसिद्ध लोक कला है। वैसे तो ब्रज में कई ललित कलाएं प्रचलित हैं, किंतु उनमें सांझी का स्थान विशेष है। सांझी का अर्थ है सज्जा, श्रृंगार या सजावट। सांझी कई प्रकार की होती है, जैसे फूलों से बनी हुई सांझी, या गोबर से बनी हुई सांझी, या सूखे रंगों की, और पानी के नीचे भी सांझी बनाई जाती है और पानी के ऊपर भी सांझी बनाई जाती है। क्या बात है। और इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो राधा रानी ने अपनी सहचरियों, अपनी सखियों के साथ इसकी शुरुआत की थी। वन में आराध्य देव यानी अपने प्रिय सखा कृष्ण के साथ सांझी बनाया उन्होंने, और उनको बहुत पसंद था इस तरह से बनाना, और तब से ये परंपरा ब्रजवासियों ने अपना ली, और राधा कृष्ण को रिझाने के लिए वो अपने घरों में, आंगन में ये सांझी बनाने लगे। बिल्कुल, और माना जाता है कि शुरू में राधा अपनी सखियों के साथ दीवारों पर रंगों, रंगीन पत्थरों और धातु के टुकड़ों के साथ सांझी बनाया करती थी। बाद में सांझी ने कई रूप ले लिए। वैसे तो सांझी हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बनाई जाती है, लेकिन पौराणिक रूप से वे ब्रज की सांझी से बिल्कुल अलग है। ये बेहद बारीक है, यानी ब्रज की सांझी की अगर हम बात करें, बहुत बारीकी से चित्रण करने की ये कला है। रंगोली और पेंटिंग का यूं कह सकते हैं कि मिला जुला स्वरूप है। सांझी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द संध्या से हुई है।
सांझी, अब जैसे कि अब ब्रंच होकर सांझ हो गया, हम शाम को कहते हैं, ऐसे ही संध्या यानी गोधूली की ये बेला जब गायें अपनी गौशालाओं में लौटती हैं। रूठे कृष्ण को मनाना सांझी की प्रमुख अभिव्यक्ति है। ये राधा कृष्ण की रास लीलाओं में निहित कोमल भावनाओं, उनकी सारी स्थितियों का चित्रण है इसमें। बिल्कुल। और प्रारंभ में ब्रज की अविवाहित कन्याएं गाय के गोबर एवं पुष्पों द्वारा भित्तियों पर सांझी की सुंदर कलाकृतियां बनाती थी। तत्पश्चात इस सांझी को देवी का स्वरूप मानकर सुयोग्य वर की कामना से उनकी वंदना करती थी। गाय के गोबर एवं पुष्पों द्वारा सांझी की रचना करने की प्रथा ब्रज में प्राचीन काल से चली आ रही है। और केवल ब्रज में ही नहीं, वृंदावन में भी ये कला प्रचलित है। लोक कला के घटकों को धार्मिक परंपराओं में सम्मिलित कर उसे नवीन ऊंचाइयों तक पहुंचाना, इसका ये सर्वोत्तम उदाहरण है। जैसे कि अक्सर होता है कि हम उसको बहुत ऊंचाई पर पहुंचाते हैं, वही इसके साथ हो रहा है। इन आकृतियों के रूपांकन, रचना, वंदना करने की ग्रामीण प्रथा को सभी ने अपनाया और उसके बाद इस असाधारण अप्रतिम सौंदर्य युक्त रचना को उत्कृष्ट कला शैली में विकसित किया गया। बिल्कुल। और मंदिरों में 15 दिवसों के शरद उत्सव के अवसर पर सांझी का चित्रण किया जाता है, जो भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या तक मनाया जाता है। अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से देखें तो ये समयावधि सितंबर से अक्टूबर के मध्य में होती है। सांझी कलाकृति की रचना प्रशिक्षण प्राप्त लोग वृंदावन के मंदिरों में करते हैं। मिट्टी के एक अष्टभुजाकार मंच पर सूखे रंगों का प्रयोग कर ये आकृतियां बनाई जाती हैं। अष्टभुजाकार मंच 8 पंखुड़ियों के कमल का प्रतिरूप है एक तरीके से। और मंदिर की वास्तुकला की रूपरेखा के समान ही सांझी के मध्य भाग में एक गर्भगृह होता है। इसमें रासलीला में रमे राधा एवं कृष्ण का दिव्य युगल सन्निहित होता है। भीतरी पावन स्थल के चारों ओर कलात्मक रूप से गुंथी अलंकृत आकृतियों की अनेक परतें होती हैं और ये आकृतियां 8 दिशाओं में दिव्य प्रकाश के प्रसारण की ओर संकेत करती हैं। क्या बात है। सांझी की जटिल रूपरेखा वही बनाते हैं जिनके हाथों में कला हो और उनके हृदय में राधा कृष्ण का निवास हो। सांझी उत्सव को मनाने का समय भी वही है जब गांव की कन्याएं सांझी वंदना करती हैं, यानी कि जब सांझी कला बनाई जाती है तो वंदना भी साथ में चलती है। सांझी को सांसारिक शुभ अशुभ तर्कों से परे माना जाता है। प्रेम का ये उत्सव सभी सांसारिक मान्यताओं से कहीं ऊंचा और कहीं अलग है। बिल्कुल। और सांझी की सूक्ष्म एवं जटिल रूपरेखा कलाकार का अत्यधिक समय एवं भरपूर परिश्रम की मांग करती है। साथ ही उच्चतम स्तर की कुशलता भी अति आवश्यक है। और साधारण प्रकार के सांझी में रंगीन चूर्णों का प्रयोग किया जाता है। विशेष प्रकार के सांझी कलाकृतियां जल सतह तथा जल के तल पर की जाती है। सांझी में पुष्पों के प्रयोग का प्रचलन भी अधिक मात्रा में है। जी हाँ। और वहीं मध्य में सांझी की जो कलाकृति होती है उसके मध्य में दिव्य क्रीड़ा के जो भी भाव और मुद्रा हैं वो प्रदर्शित किए जाते हैं इसके माध्यम से, और उसका दृश्य गायकों को प्रेरणा प्रदान करता है और वो इस लीला पर आधारित गीतों का गायन करते हैं। वही गीत गाए जाते हैं। भक्ति और गीतों के मेल से ऐसा संगीतमय वातावरण उत्पन्न हो जाता है जो उस उत्सव की शोभा को बहुत चौगुना कर देता है, अद्भुत कर देता है। हाँ, ये पढ़कर ही या सुनकर ही हमें ऐसा लग रहा है ना कि मतलब वो दृश्य कैसा होता होगा कि जब सुंदर कलाकृतियां हैं और वहीं गीत चल रहे हैं और तो मन में वो राधा कृष्ण के रास का एक भाव हो, क्या आनंद है ना? वो दृश्य शायद हमारी आंखों के सामने उस समय घूम जाएंगे जब हम ये सब देख भी रहे हैं और गीत सुन भी रहे हैं तब। शाम ढले जमुना किनारे किनारे, आजा राधे आजा तुझे शाम पुकारे। शाम ढले जमुना किनारे किनारे, आजा राधे आजा तुझे शाम पुकारे। कभी रुके कभी चले राधा चोरी चोरी, पिया कहे नहीं गोरी। शाम ढले जमुना किनारे किनारे, आजा राधे आजा तुझे शाम पुकारे।
राधा शर्माए, मनवा घबराए, पनिया भरने वो जाए ना जाए। घड़ी सोचे ब्रिज वाला ब्रिज में है होरी, कान्हा रंग देंगे मोहे हाय बरजोरी। लोग करेंगे ये इशारे इशारे, आजा राधे आजा तुझे शाम पुकारे, शाम बांसुरी बजाए, चैन किसी का वो चित चोर ना चुराए। डगमग डोले जिया की नैया, डगमग डोले जिया की नैया, चले जब पुरवैया छेड़े बंसी कन्हैया। रात भरे नैना डाले नैनवा की डोरी, सोए सारा जग जागे एक चकोरी। रात कटे गिन गिन के तारे तारे, आजा राधे आजा तुझे शाम पुकारे। शाम ढले जमुना किनारे किनारे, आजा राधे आजा तुझे शाम पुकारे। आजा राधे आजा तुझे शाम पुकारे। कभी रुके कभी चले राधा चोरी चोरी, दिया कहे मेरी गोरी। आजा राधे आजा तुझे शाम पुकारे, 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 आजा राधे आजा
राधा रानी का गीत भी हमने सुन लिया। ऐसा लगता है कि उस बातचीत के बाद, ये भजन सुनने के बाद जो हमारी बात है वो एकदम पुख्ता हो गई है, कंप्लीट हो गई है। ये हमारे श्रोता हमें जरूर बताएंगे। लेकिन कुछ भजन ऐसे होते हैं या गीत भी ऐसे होते हैं कि कुछ उनका रस ऐसे बढ़ जाता है कि संगीत बहुत अच्छा होता है, उसका शब्द बहुत सुंदर लिखे होते हैं, और उनकी मतलब कहना चाहिए ना, जैसे लिखा होता है उससे भी जैसे लगता है कि बड़े प्यार से, बड़े बहुत मन से लिखा है ना, मन में एकदम भक्ति भाव लेकर लिखा है, जिस भी भाव में लिखते हैं वो लोग। तो और कई कृतियां ऐसी होती है ना कि जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें अनायास ही हमारे मन में अरे कौन साहित्यकार हैं, जिनको जानने की इच्छा एक जाग जाती है मन में कि ये किसका लिखा हुआ है, बड़ा सुंदर लिखा है। तो साहित्यकार जिस अपने अंदाज में लिखते हैं, कभी कभी या कई बार उनका अंदाज जो होता है वो भी बड़ा दिलकश होता है। जी हाँ, बिल्कुल, सबकी शैली अलग होती है। ऐसी ही एक विशिष्ट शैली वाली हैं चित्रा मुद्गल जी। हाँ, आज हम साहित्यकार चित्रा मुद्गल जी की बात कर रहे हैं। चित्रा मुद्गल हिंदी की वरिष्ठ कथा लेखिका हैं। 10 दिसंबर 1944 को जन्मी है वो, और चित्रा जी की प्रारंभिक शिक्षा पैतृक गांव निहाली खेड़ा, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश से लगे ग्राम भरतीपुर के कन्या पाठशाला में हुई। हायर सेकेंडरी पूना बोर्ड से की उन्होंने, और बाकी शेष पढ़ाई मुंबई विश्वविद्यालय से की। और बहुत बाद में, यानी कि विश्वविद्यालय की पढ़ाई खत्म करने के कई सालों बाद में उन्होंने स्नातकोत्तर की पढ़ाई पत्राचार पाठ्यक्रम से की। और चित्रकला में गहरी रुचि रखने वाली चित्रा जी ने जे स्कूल ऑफ आर्ट से फाइन आर्ट्स का अध्ययन भी किया है। यानी कि कला में भी आपकी रुचि थी, और सोमैया कॉलेज में पढ़ाई के दौरान श्रमिक नेता दत्ता सामंत के संपर्क में आकर श्रमिक आंदोलन से आप जुड़ी, और उत्पीड़न और बदहाली में जीवन यापन करने वाली महिलाओं के उत्थान और बुनियादी अधिकारों की बहाली के लिए बहुत आपने मेहनत की। और इस तरह से वो संस्था जागरण की सचिव बनी, और तब उनकी आयु केवल 20 वर्ष थी। जब वो सचिव बनी तब केवल 20 वर्ष की थी। और पढ़ाई और महिलाओं के संघर्ष के दौरान ही उन्हें लगा कि इनका निदान संभव है जब इनकी जड़ों को खगाला, इनका निदान तभी संभव है जब इनकी जड़ों को खगाला जाए, और इसी से उनके मन में लेखन की प्रवृत्ति पैदा हुई। हालांकि कुछ निजी कारणों ने भी उन्हें लेखन के लिए प्रेरित किया। समाज सेवा और लेखन ये दो अलग अलग विशाल क्षेत्र हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे साधा और आगे बढ़ती गई। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और चित्रा मुद्गल जी के पूरे लेखन में अगर उनकी शैली हम देखें तो उनकी खास बात यही है कि पात्रों का जीवन बहुत ही चुनौतीपूर्ण दिखाया है। जाहिर है कि उन्होंने संघर्ष शायद किया है, सामना किया था, तो वही उनके पात्रों में आ जाता है, खुद का भी अनुभव आ जाता है। और उनकी रचनाएं इसीलिए काफी लोकप्रिय भी हुई। और उनकी जो है ना रचनाएं, उसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, लघु कथा, लेख, सभी विधाएं शामिल हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने एक विधा में ही लेखन किया है। और उनकी प्रमुख कृतियों की अगर हम बात करें तो उनके उपन्यास हैं एक जमीन अपनी, आवा और गिलीगड़ू, कहानी संग्रह है भूख, जहर ठहरा हुआ, लाक्षागृह, अपनी वापसी, इस हमाम में, 11 लंबी कहानियां, बिनावट, लपटें, मामला आगे बढ़ेगा, केचुल, आदि अनादि। ये इनकी कहानी संग्रह है। और लघु कथा संकलन की अगर हम बात करें तो बयान, तह खानों में बंद, ये उनके लघु कथा संकलन है। लेख हैं बयार उनकी मुट्ठी में। और बाल उपन्यास है जीवक, माधवी कन्नगी, मणिमेघ और जंगल, ये बाल उपन्यास है। बाल कथा संग्रह है दूर के ढोल, सूझबूझ, देश देश की लोक कथाएं। और नाट्य रूपांतर जो है वो है पंच परमेश्वर, सदगति और बूढ़ी काकी। बहुत उम्दा कहानी है बूढ़ी काकी, और उसका नाट्य रूपांतर आपने किया है। तो इस तरह से बहुत ही सजीव चित्रण आप करती हैं। बूढ़ी काकी तो खैर रूपांतर है, लेकिन फिर भी जिस तरह से उन्होंने लिखा है उसको, उसका रूपांतर किया, वो भी अपने आप में बहुत जीवंत है। बिल्कुल। और उन्हें साल 2018 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनके उपन्यास आवा पर उन्हें साल 2003 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। बहुचर्चित उपन्यास एक जमीन अपनी के लिए सहकारी विकास संगठन मुंबई द्वारा फणीश्वर नाथ रेणु सम्मान से सम्मानित किया गया। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा 1996 के साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। और साल 2000 में उपन्यास आवा के लिए यूके कथा सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया। और उनकी कृति पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा के लिए साहित्य अकादमी सम्मान
5 दिसंबर 2018 को उन्हें दिया गया। और इसके अलावा उनकी प्रकाशित कृतियों की बात करें तो अब तक 9 कहानी संकलन, 3 उपन्यास, 1 लेख संकलन, 1 उपन्यास, 1 बाल उपन्यास, 4 बाल कथा संग्रह, 6 संपादित पुस्तकें, गुजराती में 2 अनुदित पुस्तकें भी उनकी प्रकाशित हुई है रेणु जी, और अंग्रेजी में हाइना एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज, ये भी उनकी बहु प्रशंसित रही है। और भाई दिल्ली दूरदर्शन के लिए फिल्म वारिस का निर्माण भी उन्होंने किया। तो भाई इस तरह से बहुत सारी उनकी झोली में तो है ही, लेकिन यूं कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य को बहुत समृद्ध किया आपने। और बहुत बड़ी बात है कि बाल कथा संग्रह लिखना, बाल उपन्यास लिखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि बाल उपन्यास या बाल साहित्य रचना लोग बहुत कम हो गया है। शायद बच्चे पढ़ते नहीं है या जो भी वजह है, या उसमें बहुत भारी भारी शब्द नहीं होते तो साहित्यकार नहीं माना जाता, जो भी वजह हो नहीं पता। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ है कमी बाल साहित्य में, तो वो भी उन्होंने लिखा, ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी विधा आपसे अछूती नहीं है, तो हम उन्हें याद करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर पढ़ेंगी जी। पुरवैया लेके चली मेरी नैया, जाने कहाँ रे चला जा देवा हो देवा, तुझी को माझा देवा हो देवा। गोरी गोरी जाना हमें अब कहाँ रे, तू भी यहाँ रे मैं भी यहाँ रे। मौसम ये कितना सुहाना है, सबके लबों पे तराना है। हम भी गा ले मीठे तराने मिलन के, प्यारा समारे प्यारा समारे। पुरवैया लेके चली मेरी नैया, जाने कहाँ रे डूबा हूँ मैं तेरी आँखों में, खोया हूँ मंद गिराहों में। आँखों को साजन झुकाना, मुझको नजर से गिराना ना, बन के पागल भटकी हूँ मैं तेरे कारण, कहाँ रे गोरी गोरी जाना हमें अब कहाँ रे, दोनों जहाँ रे दोनों जहाँ रे। पुरवैया लेके चली मेरी नैया, जाने कहाँ रे एक मीठा और प्यारा सा गीत हमने सुन लिया, पुरवैया लेके चली दो जाने कहाँ रे। तो जाने कहाँ रे, तो वैसे तो है ही है कि पुरवैया पता नहीं कहाँ ले जाती है, और क्योंकि जाहिर है कि मन बड़ा चंचल है, कहीं भी उड़ जाता है, कहीं से कहीं पहुंच जाता है। सबसे तेज गति जो है वो मन की गति होती है, यानी पल में अभी यहाँ है और अभी अगर हम कोई पता नहीं कहाँ दूर देश की अगर कोई बात सोच रहे हैं तो मन वहां पहुंच जाता है। लेकिन मन कहीं भी हो, हम उसमें खुश रहें, ये बहुत बड़ा जरूरी काम है। बिल्कुल, परिस्थितियां जो भी रहे या मन कहीं भी रहे, लेकिन खुश रहने की कला अगर हमें आ जाए तो जीवन में मुस्कान बिखर जाती है।
यानी कि पुरवैया चले चाहे पछुआ, हम खुश रहेंगे। हाँ, परिस्थितियां हर एक के जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कठिन परिस्थितियां आती है बिल्कुल। और सभी के जीवन में आती है। ऐसा जी। नहीं है कि कोई व्यक्ति एकदम खुश है या कोई व्यक्ति एकदम उसके जीवन में कठिनाइयां ही कठिनाइयां। ये खुशी और नाखुशी का दौर चलता रहता है, लेकिन हमें इन परिस्थितियों के बीच ही खुशियों को खोजना पड़ता है जी हाँ। कि कौन सी बातें हैं जो हमें खुश रख सकती है। और वैसे ये भी है कि हमेशा हमें खुशियों के पीछे ही नहीं भागना चाहिए, हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए, खुशियां अपने आप चली आती हैं फिर। ऐसा? हाँ, बिल्कुल। कौन सा काम करना चाहिए कि खुशियां अपने आप चली जाएंगी? बिल्कुल, जैसे कि घर में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि हम बड़े निराश हो जाते हैं, जी। घबरा भी जाते हैं कि अरे अब इन परिस्थितियों से कैसे निपटें। घर में अगर कोई बीमार है या आर्थिक स्थिति कई बार खराब होती है, पैसे कमाने का पूरा साधन कोई हम जुटा नहीं पाते हैं, जी। क्या करें क्या न करें। लेकिन उन परिस्थितियों में भी सोचे कि चलिए हमारे पास कुछ तो इनकम है, कुछ तो आ रहा है, चलो इसी से काम से धीरे धीरे परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। मन में अगर ये आत्मविश्वास है तो जीवन जो है मुस्कुराहट बनी रहती है। अन्यथा बिल्कुल। अगर हम ये सोच लें कि अरे अब ये तो कुछ हो ही नहीं बस सकता, यही यानी खत्म। हाँ सब खत्म हो गया, अब क्या करेंगे, कुछ हो नहीं सकता, तो अगर जहां हमारे मन में ये निराशा के भाव आए तो जीवन में चाहे कितनी ही खुशियां हो या फिर आर्थिक रूप से आप कितने भी संपन्न हो, तो खुशियां या जीवन मुस्कुराएगा नहीं, बल्कि वो भी दुख से भर जाएगा। जी हाँ, और वैसे भी कहते हैं कि खुशी जो खुश रहते हैं उनके पास ही सब लोग आते हैं, तो खुशियां भी उन्हीं के पास आएंगी जो खुश रहेंगे, मुझे हाँ। लगता है। तो भाई खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जीवन जीने की यही कला है कि मुस्कुराते रहें। जो हम बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि सुख दुख तो अपनी जगह है, सबकी अपनी परिभाषा होती है, हम किसको दुख मानते हैं किसको सुख मानते हैं। जी। लेकिन हाँ, अगर आप जिसको दुख कहते भी हैं उसमें अगर आप क्या खुश रह सकते हैं, ये आप सोचें। इसके लिए एक भी बात और भी बहुत जरूरी है कि हम, जैसे अक्सर होता है कि सामने वाले ने कुछ कह दिया और हम बस दुखी भी हुए और बहुत ज्यादा निराश हो गए, बहुत ज्यादा, मतलब क्या कहना चाहिए, बिल्कुल लगा कि बस क्या हो गया अब तो। उन्होंने जरा सा कुछ भी कह दिया, अरे आपका घर तो बड़ा गंदा रहता है, या आपने अच्छा पौधे नहीं लगाए हैं, अच्छा आप ऐसे करते हैं, बस खत्म। तो ऐसा मत सोचें। उन्होंने क्या कहा है, आप अपने घर की स्थिति परिस्थिति, परिवार की जरूरत और परिवार के सदस्यों का मन सब देखते हुए आप निर्णय लें कि आपके अपने लिए क्या अच्छा है, या आपके स्वयं की भी अगर बात है, जैसे उन्होंने कहा अरे तुम्हारे ऊपर तो ये कपड़ा अच्छा नहीं लगता, कैसा पहन लिया, आप उस पर न जाए। मतलब यानी कि आप दूसरों को मौका न दें कि वो आपका मूल्यांकन करें। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, मौका पे अगर ऐसा होगा तो आप कहेंगे कि वो तो ले लेते हैं, तो ले लिया ठीक है, तो उसको बस वहीं तक सीमित रखें, आप उसको दिल में न उतरने दें, है ना। और इसके लिए जरूरी है कि अपना मूल्यांकन सदैव दूसरों से न करवाए, बल्कि आत्म मूल्यांकन ज्यादा जरूरी है। खुद से सोचे, और हर बात में अगर हम दूसरों का अनुमोदन या समर्थन चाहेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो हमेशा दूसरों की स्वीकृति, प्रशंसा या अनुमोदन की चाह हमें अपने मन के मुताबिक जीने नहीं देती है। इसलिए खुद के मन की सुने और खुद ही सोचे कि क्या सही है क्या गलत है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए बिल्कुल भी किसी के भी मूल्यांकन पर न जाएं। आपको पता है कि आपके लिए क्या बेहतर है, आप कैसे लग रहे हैं और आपको सुकून किस में मिल रहा है। बहुत बड़े बड़े डिजाइनर वगैरह ने भी कहा है कि जिसमें आपका मन प्रसन्न होता है वही वस्त्र भी, जैसे अगर बात करें हम सामान्य तौर पर, वही सबसे अच्छा होता है। कोई भी चलन में या प्रचलन में नहीं होता है। तो आप अपनी सुख सुविधा देखें, अपनी जरूरत देखें। बिल्कुल। वहीं पर यह है कि सफलता की बात अगर हम करें तो कोई ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपको फल है, आपने पेड़ हिलाया और आपके पास झोली में 4 फल आ गए, नहीं। इसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, और कर्म के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसमें आप बहुत आसक्त ना हो, यानी कि बहुत ज्यादा उसमें ये ना विचार करें कि अरे अब कर रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अरे छोड़ दीजिए, परिणाम तो सामने आना ही है, आज नहीं तो 4 दिन बाद, है ना। और रेणु जी, कई बार हम जो सफल लोग होते हैं ना, उनके बारे में जब हम सुनते हैं ना, तो हम केवल उनकी सफलता की बात सुनते हैं और हम ये सोचते हैं कि अरे देखो वो व्यक्ति कितना सफल हो गया और हमें तो कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन अगर आप उनके बारे में ज्यादा थोड़ा सा जानेंगे, पहचानेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उस सफलता के पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी होती है, और उस संघर्ष के बाद ही वो व्यक्ति उस मुकाम पर पहुंचता है। हम वो कहाँ देखते हैं, हमें तो बस वो जो पका हुआ फल है वही दिखता है। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि कैसे उसमें बीज डाला, कैसे उसमें पानी दिया, कैसे उसको संभाला, कैसे उसमें जब कीड़े लगे तो उनको संभाला। ये सारी चीजों से बचा के आज फल पकता है, तो ये बहुत आसान नहीं है। बिल्कुल, यही हमारे दुख का कारण होता है कि हम उस संघर्ष की कहानी को भूल जाते हैं या उसे जानना ही नहीं चाहते। केवल संघर्ष हमें अपने ही जीवन के दिखते हैं, लेकिन किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे एक जो बात होती है उसे जानने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन
जीवन में भी खुशियां आएगी और आपको इस बात की प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, वो व्यक्ति भी इतने संघर्षों के बाद आगे बढ़ा, तो ठीक है, ये मेरे जीवन में भी छोटी मोटी बात आई है, इसे अगर हम थोड़ा सा निकल सहज जाएगा। रूप से ले लें तो निकल जाएंगे, इससे देखो बाहर निकलेंगे। निकल तो जाएगा ही, बस उसको आपके हाथ में है कि आप उसको बहुत सहजता से निकालते हैं या बहुत असहज हो जाते हैं या बहुत परेशान हो जाते हैं या घबराते रहते जी। हैं। समय तो आज पूरा दिन 24 घंटा मिला है, गुजरेगा ही गुजरेगा। आपके ऊपर है कि आप मुस्कुरा के गुजारते हैं या हंस के गुजारते हैं, है ना? बिल्कुल। और इसके लिए जो कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं कि अनुशासन है, कठोर थोड़ी सी मेहनत थोड़ा ज्यादा कर लें, एकाग्रता अपने में रखें, और हुनर है, तकदीर है, ये सारी चीजें जो हैं ये एक तरह से यूं कह सकते हैं कि ये एक चलती हुई ट्रेन जैसे होती है। हमारे जिंदगी की जो रेलगाड़ी चल रही है उसमें ये एक एक डिब्बे जैसे हैं, तो इन सब डिब्बों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन इंजन आत्मविश्वास का। अच्छा, ऐसा? हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो अगर आत्मविश्वास है तो ये जो गाड़ी है ये पटरी पे ठीक तरह से चलती रहती है। और सफलता के मायने जो होते हैं ना, वो हर इंसान के लिए अलग अलग होते हैं। कई बार कई लोग बहुत सारा पैसा भी कमा लेते हैं, बहुत सारे संसाधन भी जुटा लेते हैं, घर में सारी सुख सुविधा भी जुटा लेते हैं, लेकिन फिर भी और पाने की जो एक इच्छा होती है, वो इच्छा जो है उसका उपभोग वो नहीं कर पाते उस इच्छा की वजह से। बस उनका एक लक्ष्य होता है, कमाते जाना और आगे बढ़ते जाना, लेकिन वो इस बात के प्रति सजग होते ही नहीं है कि जो है उसमें थोड़ा संतुष्टि रख करके उसका अगर उपयोग करें तो जीवन में खुशियां आएंगी। मंजू, लेकिन एक बात यहाँ पर हम आपको रोकना चाह रहे हैं कि ये बताइए, तो इसका क्या मतलब है कि जितना हमारे पास पैसा उससे ज्यादा हम कमाने की इच्छा न रखें या न कमाएं? क्या करना चाहिए? कमाना चाहिए, लेकिन जीवन में एक संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है कि कमाने और उपभोग करने में और खुश रहने के बीच जो एक संतुलन वाली बात है, अगर वो नहीं होगी तो बहुत जल्दी वो अवस्था भी आ जाएगी जब आप पैसा भी कमाने लायक नहीं रहेंगे और स्वास्थ्य भी चला जाएगा। जी हाँ, यानी कि पैसा भी कमाने लायक तो नहीं बचेंगे, जाहिर है, उसके साथ साथ जो आपने कमाया है उसके लिए जो सुख की रोटी आप खाना चाहते हैं वो भी खाने लायक नहीं रहेंगे। हाँ। तो हम, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डरा रहे हैं, बल्कि हम ये कहना चाह रहे हैं अभी से ही पूरी जिंदगी का मजा भी लीजिए और पैसे भी खूब कमाइए। हाँ। हम नहीं कहते कि आप अपना कोई भी कर्म छोड़ें या कम करें। और आप, एक बात और है, आप ये भी देखें कि जीवन जीने की कला इसमें भी है कि जब आप जितनी मेहनत करते हैं उतना ही आपको आनंद भी आता है। आप एक बार करके तो देखिए, क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि अक्सर देखो रविवार को क्या होता है, हम सोच लेते हैं कि हमें कहीं नहीं जाना है और सब ढीला ढीला चलता है, तो हम और भी कुछ नहीं करते हैं, बल्कि जिस दिन हमें कहीं अपने व्यवसाय पर जाना होता है, चाहे आपका नौकरी हो या कोई व्यवसाय हो, जो भी हमारा रोजगार है, उसमें अगर हम जब जाना रहता है या किसी दिन और हमने कोई नया काम भी रख लिया, बैंक भी जाना है, कहीं और कुछ खरीदारी भी करनी है, देखिए आपका उस दिन और ज्यादा काम होता है। तो अपने आप को इतना व्यस्त कर लीजिए कि देखिएगा आपको और मजा आएगा। हाँ, और एक बात और यहाँ कहना चाहती हूँ कि एक काम और पैसा कमाने के बीच भी अपने परिवार के बीच समय बिताना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक उम्र होती है जब बच्चों को ये चाह रहती है कि हमारे माता पिता हमारे साथ रहें, उनका प्यार हमें मिले, उनका मार्गदर्शन मिले, उनके साथ हम घूमने जाएं, उनके साथ हम खरीदारी करने जाएं। लेकिन उस समय पर जब माता पिता का साथ नहीं मिलता है तो बच्चे धीरे धीरे ये समझ लेते कि चलो यही परिस्थितियां हैं और इसी से हमें सामंजस्य बिठाना है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि जब माता पिता का साथ उन्हें बिल्कुल भी अच्छा लगना बंद हो जाता है। फिर माता पिता तब ये सोचते हैं कि अरे बच्चे हमसे बहुत दूर चले गए, चलो अब ये काम धंधा पैसा कमाना बहुत हो गया, अब हम समय बिताते हैं बच्चों के साथ। लेकिन तब बच्चों की अपनी जिंदगी एक अलग हो चुकी रहती है और बच्चे माता पिता के साथ नहीं जुड़ना चाहते उस वक्त। तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो उससे पहले माता पिता ये सोचे कि हमें थोड़ा वक्त परिवार के लिए भी देना है, जो कमाना है उसे हम थोड़ा कम भी कर सकते हैं, चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। और जितना भी आप कमा रहे हैं, देखिए आपके ऊपर है कि किस तरह से उसका सदुपयोग कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है मंजू कि बच्चों को फिर जब अब उनका अपना सुख दुख जो भी है, बहुत कभी खुश होकर आए, आप अगर उपलब्ध नहीं है, आपने बैठ के साझा नहीं की वो बातें, तो उन्हें लगता है जब सुख दुख हमें अकेले ही देखना है, अपने ही दुखी भी खुद होना है, फिर दुख से फिर उबरना है, या खुशी के मौके पर भी हमें खुद ही अपनी खुशियां अपने अंदर ही उसका मजा लेना है, तो फिर क्या जरूरत है माता पिता की। फिर वो सांझ भी आती है जब माता पिता चाहते हैं कि बच्चे साथ में बैठे, तो बच्चों की आदत गुजर चुकी होती है माता पिता के साथ बैठने की। तो कुछ ऐसी ही बातें हैं, कभी कभी माता पिता चाहते हैं बच्चे साथ में बैठे, तो ये दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि सब एक दूसरे का ध्यान रखें परिवार में। परिवार सबसे मिलकर बनता है, चाहे वो बुजुर्ग हो या बच्चे। बच्चों को बुजुर्ग की जरूरत है, बुजुर्गों को बच्चों की जरूरत है। तो ये समझने की जरूरत है और इसका भरपूर आनंद उठाते चलें अभी से। ऐसा नहीं है कि आप इंतजार करें कि अरे नहीं अभी तो कमाने की उम्र है। सब उम्र एक साथ आती है और एक साथ जाती है। बिल्कुल।
का नजराना ले ओ दिलदार ले, दिल का नजराना ले ओ दिलदार ले, ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले, ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले। दिल की निशानी ले मेरे यार ले, दिल की निशानी ले मेरे यार ले, ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले, ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले। दिल का नजराना ले ले ले। आसमां तो नहीं जो बदल जाऊंगा, प्यार का रंग कच्चा नहीं। मैंने देखे यहाँ पे हजारों सनम, बात का कोई सच्चा नहीं। हाँ हम तो वो नहीं, कर लो यकीन मेरी वफाओं का, ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले, ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले। दिल की निशानी हम गले मिलके आओ ये वादा करें, जिंदगी भर न होंगे जुदा। अब तुम्ही सब कुछ हो हमारे लिए, जानो दिल से है दिल पे फिदा। ओ सनम मैं हूँ पवन तू है चमन, मेरी मोहब्बत का ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले, ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले। दिल का नजराना ले ओ दिलदार ले, दिल की निशानी ले मेरे यार ले, ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले, ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले। तो रेणु जी ऐसा ही सच्चा प्यार जो है हम सब परिवारों के बीच रहना जरूरी है। और एक कहते हैं ना ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता, सभी के बीच अगर पारदर्शिता रहे तो कहीं कोई ऐसी गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती कि कोई एक दूसरे पर शक करे या कहे कि भाई तुमने गलत बोला या सही बोला। तो जहाँ पारदर्शिता होती है वहाँ प्रेम बने रहने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और वैसे हमारे श्रोता ये बहुत अच्छा लिखकर भेज रहे हैं कि जीवन में खुशियां जो है ना विविध भारती के प्यारे प्यारे गीत भी लाते हैं। हाँ। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको गीतों से भी बड़ा सुकून मिलता है, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही आपको सुकून मिले और आपकी जिंदगी भी खुशनुमा बनी रहे। और वहीं हमारे एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि जीवन जीने की कला वाकई में जीवन में खुशियां लेकर आती है, और ये कला सब में नहीं विद्यमान होती, पर थोड़ा कुछ सीख कर उसे अपनाया जा सकता है। और हंस तू हरदम खुशियां या गम, डर डर के जीना नहीं, जो मिले उसे ज्यादा समझकर इसी में खुशी तलाश ले, वही जीवन की सच्चाई है। वाह वाह, क्या बात है। यही हमारे मित्र लिखकर भेजते हैं कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं, तो अधिकार के साथ देश के प्रति हमारी भी कुछ, हमारा कोई फर्ज भी बनता है, उसे भी याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और भाई जैसा हमने कहा ना, इन्होंने लिखा ना कि लाखों दुखों की एक दवा है मधुर संगीत, जो विविध भारती से हमें अविरत बिल्कुल मुफ्त मिलता रहता है। तो भाई नहीं, आपका प्यार हमें मिलता है, हम उसके बदले में देते हैं आपको ये सब। हाँ, और एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि जीने की कलाएं आए तो जीवन मुस्कुराए। कितना सही कहा आपने। जीवन अगर संघर्ष है तो वहीं जीवन जीना एक कला है। बचपन, जवानी, वृद्धावस्था को जी भर कर जीना चाहिए, और मेरा मानना है कि आप हर परिस्थिति में संयमित रहे तो जीवन जीना एक कला बन जाता है। बिल्कुल सही है। और वहीं हमारे एक साथी लिखकर
भेज रहे हैं श्रोता कि किस तरह से कि इस बार जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात कर रहे हैं कि इस बार का थीम है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। तो भाई प्लास्टिक प्रदूषण ये बिल्कुल सही है कि इसके प्रति हमें जागरूकता फैलाना चाहिए, यानी जो भी इकोसिस्टम है उसको बचाया जा सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सब हम जानते हैं, तो भाई हम तो यही कहेंगे बार बार कि घर से कपड़े का थैला लेकर निकलें और जहां तक हो सके कोशिश करें कि प्लास्टिक के जो भी पैकेट्स हैं उनका प्रयोग ना करें, और करें भी तो कहीं ऐसे रास्ते में इधर उधर ना फेंक दें। यही बात मैं कहना चाह रही थी रेणु, जब प्लास्टिक की बात आई ना, तो अक्सर मैं जब मार्केट जाती हूँ ना, तो मैं ये देखती हूँ कि सब्जी लेने या कोई और भी सामान लेने के लिए वो बिल्कुल खाली हाथ चले आते हैं। और जब सामान कुछ थोड़ा हेवी होता है, ज्यादा वजन होता है उसमें, तो वो कहते हैं कि नहीं, एक नहीं 2 थैली के अंदर रख दो, क्योंकि वो थैली घर जाते जाते जो है टूट जाएगी, बिखर जाने का खतरा यानी कि हम डबल प्रदूषण करेंगे। हाँ, तो इस तरह से इतना प्लास्टिक का उपयोग करके हम बहुत प्रदूषण फैला रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो पर्यावरण है वो हम सभी का है और इसके संरक्षण की जो जिम्मेदारी है वो हम सभी की वैसे है। ऐसा नहीं लगता खाली हाथ बाजार जाओ तो बड़ा स्टाइल सा लगता है, तो भाई थोड़ा सा स्टाइल कम करिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना वो बहुत ये जो हमारी जो स्टाइल है और ये जो नक्शेबाजी है ना, उसका हर्जाना हमारे बच्चे भुगतेंगे। तो कृपया ध्यान रखें। तो पर्यावरण ने अगर अपनी स्टाइल बता दी तो हमारे लिए कितना खतरनाक नहीं, बता तो रही है, हम देख नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा स्तर उसका कम है। तो बेहतर है कि जो भी प्रदूषण के जो भी है, वायु प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो या पर्यावरण प्रदूषण की बात है, इन सब चीज के लिए हम सबको बहुत सजग रहना होगा। और प्लास्टिक ही नहीं रेणु जी, थर्मोकोल जो होता है ना, वो भी प्रदूषण फैलाने का एक जरिया है। हम बहुत सारी ऐसी चीजें उपयोग करते हैं जिसमें थर्मोकोल का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, तो उन चीजों का उपयोग भी हमें रोकना चाहिए। और अगर थर्मोकोल है तो कई लोग क्या करते हैं, कचरा जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको इकट्ठा करके एक जगह पर और जला देते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए वो सोचते हैं कि हमने थर्मोकोल वहीं पर खत्म कर दिया। तो लेकिन हम प्लास्टिक और जो थर्मोकोल को जब हम जलाते हैं तो उससे बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती है और वो हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषित करती है। दूसरों को प्रदूषण का क्या प्रभाव होगा ये तो बाद में होगा, लेकिन जो व्यक्ति कर रहा है सबसे पहले तो वही वहां पास खड़ा होता है, हाँ, और इकट्ठा करता रहता है कचरा, तो उस समय जो वो गैसें निकलती है वो उसके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा खराब कर सकती है। इसलिए इन बातों का ख्याल रखें कि ऐसी चीजों को जलाएं ना। और उससे ज्यादा बात तो ये है कि जलाने के साथ साथ उसके जो थर्मोकोल के बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं बच्चे अक्सर, तो भाई वो जो छोटे छोटे हैं वो कहीं ना कहीं नाली में या कहीं भी जाके चिपक जाते हैं, उनको चोक कर देते हैं। तो कृपया इस बात का ख्याल रखें कि उनके बच्चों को खेलने न दें इस तरीके की चीजें। कभी कभी वो बच्चों के लिए उस समय भी तुरंत हानिकारक हो सकते हैं, उनके नाक में जा सकते हैं, मुंह में जा सकते हैं। तो कृपया इन सारी चीजों से बचें। हम तो यही चाहते हैं आप भाई सुरक्षित रहें, खुश रहें, है ना? बिल्कुल।
क्या बात है, दिल की राहें, चालाक, दो जासूस, पुष्पांजलि, प्यासा। वाह ये क्या है रेणु जी? अरे ये फिल्मों के नाम है अच्छा। जिनके ये प्यारे प्यारे गीत आज हमने सुनवाए, जो कि हमारे विषय से भी संबंधित थे, है ना? नहीं तो लोग कहेंगे मैं सोच में पड़ गई रेणु जी को, ये क्या हो गया, क्या बोलने लगे, तेल मालिश प्यासा चंपी की पुष्पा। जरूरत पड़ी ना। हाँ, मुझे ऐसा ही लगा कि भाई सर चकराने लगा। तो भाई ये फिल्में थी जिनके आज हमने ये गीत सुनवाए, प्यासा, पुष्पांजलि, दो जासूस, चालाक, दिल की राहें। हाँ, और हमें उम्मीद है कि ये गीत आपको पसंद आए होंगे। पसंद आते रहे यूं ही, लेकिन आप स्वस्थ रहें, जो हम बार बार बात कर रहे हैं। एक बार फिर हम बताना चाहते हैं और याद दिलाना चाहते हैं कि आप भाई कोशिश करें कि कम से कम घर के बाहर निकलें, और अगर निकलें तो हाँ, क्यों? क्योंकि हम कोरोना की बात कर रहे हैं कि कोरोना के चलते हमने कई बार देखा है कि लोग अभी भी असावधानी बरत रहे हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, या भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं, या बहुत जरूरी नहीं है फिर भी बस मौज मस्ती के लिए वो बाहर चले जाते हैं। तो अभी भी आपको सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है। सावधानी अगर नहीं बरतेंगे तो इसकी गिरफ्त में आने का खतरा अभी भी बाकी है। उसको हमसे मोहब्बत हो गई है और वो बिल्कुल जाने को तैयार नहीं है, बल्कि जा क्या नहीं रहा है, नहीं जा रहा है। हाँ। तो कोशिश करें, जो बार बार हमने बहुत दिनों से नहीं बातें की, कि एक दूरी बनाए रखें, शारीरिक दूरी, यानी कि एक दूसरे से दूरी पर रहें, सामाजिक दूरी नहीं, मानसिक दूरी नहीं, बल्कि दूरी बनाए रखें आपस में। और जब भी निकलें मास्क लगा कर निकलें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, साबुन से जब कहीं से आए तो हाथ धो लें, फालतू की चीजें हाथ में लेकर न जाएं। हम लोग जो कपड़े के थैले की बात कर रहे थे, वो लेकर अगर जाते हैं लौटिए, उसको भी साबुन से धो दीजिए। घड़ी आदि ये चीजें न लगाएं, क्योंकि उस पे सैनिटाइजर आदि लग जाएगा तो दिक्कत होगी। चाबी लेकर जा रहे हैं, उसको आके धो दें। तो ये सारी चीजों का जो पहले हम लोगों ने बहुत सारे इस तरह से कह सकते हैं अभ्यास कर लिया है, तो उसको फिर से शुरू कर दें। हाँ, और खासतौर से रेणु जी हम मास्क के बारे में बोलना चाहेंगे कि लोग जो मास्क के प्रति इतने लापरवाह हैं कि वो लगाते जरूर हैं, लेकिन जहां उन्हें लगाना चाहिए सही तरीके से उसे लगाते हैं, यानी नाक और मुंह वो ठीक तरह से ढकते नहीं है, बल्कि जो उनकी ठोड़ी होती है ना, वो वहां तक खिसका हुआ रहता है। और उन्हें ये लगता है कि चलो मास्क तो हमने लगा रखा है, लेकिन इस तरह से मास्क लगाने का कोई उपयोग नहीं होगा। इससे आपको भी हानि हो सकती है या दूसरों को हानि हो सकती है। इसलिए मास्क को जिस तरह से उपयोग करना चाहिए उसका सही तरीके से, यानी कि आपकी नाक और आपका मुंह पूरी तरह से ढका होना चाहिए, तभी उसका उद्देश्य जो है वो पूर्ण होगा। बार बार उसको छुए ना आप। लिफ्ट आदि के जो बटन है उनका प्रयोग न करें, कोहनी से लगाएं, कोहनी से उसको दबाएं, बेहतर होगा। सीढ़ी आदि जो फालतू की जो भी जगह है जहां पर आप बिना छुए चल सकते हैं, कोशिश करें उन्हें न छुएं आप। या सड़क पर चलते हैं तो बस स्टॉप है या बस पे चढ़ भी रहे हैं अगर आप, तो उनके जो रॉड आदि हैं उन्हें न छुएं तो बेहतर है। कोशिश करें कि सफर आदि न करें, यात्रा न करें। और अगर किसी वजह से उन चीजों को छूना भी पड़ा है तो उसके बाद उन हाथों से अपने मुंह और अपनी नाक को ना छुए। एक बार जब भी अपने गंतव्य पर पहुंच जाए, सबसे पहले हाथ धो लें अच्छी तरह से, साबुन लगा के 20 सेकंड तक आपको हाथों को रगड़ करके धोना है। नहा ना लें। हाँ बिल्कुल, अगर संभव हो तो नहा भी लेना चाहिए। लेकिन समझो हम अपने घर से निकलकर ऑफिस पहुंचे हैं, तो वहां जाकर के सबसे पहले अपने हाथों की सफाई करनी है, उसके बाद ही आपको किसी चीज को छूना है। इन बातों का अगर ख्याल रखेंगे तो कोरोना हमसे थोड़ा दूर रहेगा। तो बस इसी तरह से मोहब्बत हमसे बनाए रखिए और सखी सहेली सुनते रहिए। तो हम फिर मिलेंगे। बिल्कुल, आज का कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार।